वो मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी। गोली चला सकता है, वो कार भी चला सकता है। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं, कोई नहीं मिला है कि हमारे घर में हादसा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की ये खबर सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये कानून, सिस्टम और इंसाफ पर उठते गंभीर सवालों की कहानी है। जी हां दोस्तों, लखनऊ की कृष्णा नगर में 12 से 13 साल के मासूम बच्चे उनैस खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जिस तरह से शुरुआती बयान में इसे एक्सीडेंटल फायर कहकर संबोधित किया गया, उसने पीड़ित परिवार ही नहीं बल्कि पूरे शहर को झकझोर दिया है। आज दिनांक 2 मार्च को थाना कृष्णा नगर को देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैस खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सूचना नगर का रहने वाला है, जब मैं अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था, तब वहां एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है, तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये है कि जब एक पिता अपने बेटे की लाश देख रहा हो, जिसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हो, तो क्या उस वक्त जांच पूरी किए हुए बिना उसे हादसा कह देना न्याय के साथ जल्दबाजी नहीं है? ये घटना 2 मार्च की शाम है। रोजेदार बच्चा उनैस खान, जो स्टेला मैरी स्कूल में 7वीं का छात्र था, शाम को अपने क्लासमेट के साथ बर्थडे पार्टी में गया था। परिजनों के मुताबिक दोस्त नवीन त्रिपाठी अपने ड्राइवर और 2 अन्य साथियों के साथ करीब 3:30 बजे उसे घर से लेकर गया था। पिता जमीर खान ने पहले मना किया क्योंकि रोजा था बच्चा, लेकिन दोस्तों ने कहा रोजा खुलवा देंगे और बच्चा ये कहकर चला गया कि दोस्तों को बुरा लगेगा। किसे पता था कि वह आखिरी बार घर से निकल रहा और शाम करीब 7:30 बजे व्हाट्सएप कॉल आती है कि आपका बेटा लोकबंधु अस्पताल में है। परिवार अस्पताल दौड़ता है, लेकिन वहां उन्हें जिंदा बच्चा नहीं मिलता बल्कि शव दिखाया जाता है। पिता का आरोप है कि गोली बीच माथे पर सटाकर मारी गई है, कनपटी चीरते हुए निकली है। वो लोग घर आए थे उसके लेने के लिए, बच्चे रोजा रखे हुए थे। अच्छा, उसको घर से लेके गए लोग और कहीं कौन आया था भैया? उसके फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं जानते। 4 लोग थे। 4 लोग थे, गाड़ी से गए लेके उसको। तो उसके बाद में अभी मेरे पास लड़के ने रोजा रखा था, मैंने मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा। कि नहीं पापा, मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया इसको, तो आए नहीं। तो उसको लेके गए, जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी, तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं, कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी। मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे, वो नहीं गया। वो पूरी प्लानिंग के तहत मर्डर हुआ है। 4 बच्चे इतने छोटे। फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया था? वही मरा हुआ ला के हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। कोई नहीं मिला है कि हमारे घर में हादसा हो गया। अच्छा, किस गाड़ी से लेने आए थे? हो जाती है कार से। कार से इसका मतलब कोई ड्राइवर होगी, क्योंकि 8-9 साल का लड़का चलाएगा नहीं। 11-12 साल के। गोली चला सकता है, वो कार भी चला सकता है। उनका कहना है कि कोई बच्चा खुद अपने माथे पर इस तरह गोली नहीं खा सकता, जरूर किसी ने पकड़ा होगा और नजदीक से फायर किया होगा। यही नहीं, पिता ने यह भी आरोप लगाया कि 1 साल पहले स्कूल में विवाद हुआ था और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आरोपी के पिता संजीव त्रिपाठी ने देख लेने की धमकी दी। अब इस मामले में मृतक के 3 नाबालिग दोस्तों, बर्थडे वाले दोस्त के पिता संजीव त्रिपाठी, उसकी मां और ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। संजीव त्रिपाठी बिजनेसमैन है, उनके भाई पूर्व MLC भी रहे हैं और पारिवारिक रिश्तों के कारण मामला राजनीतिक रूप में भी चर्चा में है। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना संजीव त्रिपाठी के घर के नीचे बने कमरे में हुई और जिस रिवॉल्वर से गोली चली वह उनके नाम पर लाइसेंसी है। अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया है कि बच्चे पहले पार्किंग में कार में बैठे थे जहां पिस्टल रखी थी, फिर उसे लेकर फ्लैट में गए और उसके बाद गोली चली। अब बड़ा सवाल यहां से शुरू हो जाता है कि क्या यह वाकई एक्सीडेंटल फायर था या कुछ और।
पुलिस के मुताबिक तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन डीसीपी निपुण अग्रवाल का शुरुआती बयान कि एक्सीडेंटल फायर की वजह से मौत हुई ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, बैलिस्टिक एंगल और घटनाक्रम की पूरी जांच बाकी हो तो क्या इतना बड़ा निष्कर्ष पहले ही दे देना उचित है? एक रोजेदार बच्चा जो 2 दिन पहले ही अपना जन्मदिन मना चुका था, जो पढ़ाई में होनहार था, जिसके सपने अभी शुरू ही नहीं हुए थे, वह भूखा प्यासा अपने ही दोस्तों के घर में गोली से मारा जाता है और परिवार को आशंका है कि इसे हादसा बताकर मामला कमजोर किया जा सकता है। ये केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि ये कानून व्यवस्था की पारदर्शिता की परीक्षा भी है। इस मामले में राजनीतिक नाम जुड़ने से संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आरोपी आम परिवार से हो या प्रभावशाली रिश्तों से जुड़ा हुआ हो। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? फायरिंग की दूरी कितनी थी? गन शॉट रेजिड्यू किसके हाथों पर मिला? सीसीटीवी फुटेज क्या दिखाता? इन सभी पहलुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण जरूरी है। अगर ये हादसा है तो सच सामने आना चाहिए और अगर हत्या है तो दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि मासूम की जान की कीमत राजनीति या प्रभाव से ऊपर है। आज 5 मार्च के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि सवाल अभी ताजा है और न्याय की मांग भी उतनी ही ताजा है। एक पिता का दर्द कैमरे के सामने है, उनकी उंगलियां अपने माथे पर रख कर वह पूछ रही है कि कोई खुद को ऐसे गोली मार सकता है? क्या हमें इस सवाल को अनसुना कर देना चाहिए या फिर सच सामने आने का इंतजार और दबाव दोनों बनाए रखना चाहिए? द संकेत लाइव की जिम्मेदारी है कि हम तथ्यों के साथ सवाल उठाएं, बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी दबाव के। इस मामले में भी हम यही करेंगे। जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, लेकिन पारदर्शी और जवाबदेही की मांग भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब न्याय प्रक्रिया पर विश्वास डगमगाता है तो समाज में असुरक्षा बढ़ती है। उनैस खान के परिवार को इंसाफ मिले, यही सबसे बड़ी मांग है। आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? क्या शुरुआती बयान में सावधानी बरतनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।